हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। इससे हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ रिलेशंस, यानी कि संबंधों के प्रकार। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था रिलेशन की जो बेसिक नॉलेज थी वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या है रिलेशन, क्या होते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशंस की, यानी कि जो सेट से रिलेटेड जो रिलेशन होते हैं, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से क्या रिलेशन है, किस तरह से वहाँ पर वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट यानी संबंधित है, रिलेटेड है, उसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आज का हमारा इस टाइप ऑफ रिलेशन का फर्स्ट जो इसका जो टाइप है वो है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध जिसको इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं, इनवर्स फंक्शन भी बोला जाता है। अब ये देखिए आप, ये जो मैथमेटिक्स हमने जो चला रखी है, टीजीटी मैथमेटिक्स की हम बात करें तो बेसिकली टीजीटी मैथ्स पे आपका जो है 11th-12th पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पर 9th से 12th तक का हम पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें करीबन आपका 80%, 75 से 80% जो है आपका जो 100 मार्क्स में से उसको कवर करने वाला है ये पार्ट। बाकी ग्रेजुएशन का यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आते हैं, ठीक है। तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके पास जो है 36 सेकंड होंगे मात्र। 36 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है, वो भी कौन सा लेवल का लेवल होगा वहां पर आपका जो टीजीटी मैथ्स का, आप समझ सकते हो 11th-12th का क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का और टॉपिक किस तरह से है। तो प्रतिलोम संबंध की हम बात कर रहे हैं। ये पूरे आपके जो चैप्टर्स हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगे। 11th-12th वाला अगर कोई स्टूडेंट है वो इसे देख रहा है तो इसे वो देख सकता है पूरा, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी बेस ये पूरा थ्योरी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रतिलोम संबंध इनवर्स फंक्शन इस सॉरी इनवर्स रिलेशन, यहाँ पर आएगा रिलेशन, ठीक है। अभी तो हमने क्या अभी पढ़ रहे हैं हम रिलेशन, इसके बाद होगा फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। प्रतिलोम संबंध क्या होते हैं। माना जनरली हमें पता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन होता है। जैसे आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई रिलेशन है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स के लिए क्या कर देंगे, आर इनवर्स -1 लगा देंगे, इसी को हम इनवर्स बोलते हैं। तब वो क्या होगा, बी का ए से रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर तो क्या था, ए का बी से रिलेशन, अब इनवर्स करते हैं क्या हो जाएगा, बी का ए से रिलेशन। यहाँ पर जो है ए बी बिलोंग्स टू आर होगा और यहाँ पर जो है बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। यानी कोई एलिमेंट है जो हमारा कार्तीय युग्म होता है, कार्डिनल प्रोडक्ट, कार्डिनल पेयर होते हैं जो, उसमें दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ए से है दूसरा एलिमेंट बी से है, ठीक है। और दोनों से एक कार्तीय युग्म बना, एक समुच्चय का निर्माण हुआ और वो संबंध में वहां पर विद्यमान है। इसी तरह आर इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बी से ए में इसका क्या होगा, रिलेशन होगा, जो क्या कहलाएगा, आर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उल्टा कर देते हैं, ए बी का बी है और एक इसमें बिलोंग करेगा आर इनवर्स में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसको आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर, जहां बी ए बिलोंग्स टू आर माइनस, यानी कि एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं ये। जहां पर ए का रिलेशन है बी से, उसी तरह बी का रिलेशन होगा प्रतिलोम संबंध, इसको हम बोलेंगे आर इनवर्स ए से। एग्जाम्पल है, यदि हमारे लिए जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि समुच्चय ए बराबर सेट ए की वैल्यू यहाँ पर जो दे रखी है वो है 1 2 3 एंड 4, देन बी इज इक्वल टू 2 4 5 8। अब यहाँ पर क्या है कि ए से बी में एक रिलेशन है, ठीक है, परिभाषित संबंध है आर, जो ए से बी में परिभाषित है और आर इज इक्वल टू है, क्वेश्चन में खुद दे रखा है, वो है आपका 1 4 2 5 3 6 है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। तब हमें पता करना है कि आर इनवर्स क्या होगा। अब ये तो इजी है, इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगी आर इनवर्स की वैल्यू, क्योंकि अभी हमने कहा कि ए का संबंध जो बी से होता है प्रतिलोम संबंध में, वही रिलेशन बी का वापस ए से होता है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ना कार्तीय युग में जो हमने लिख रखे रिलेशन के अंदर, उनका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ 1 4 है तो 4 का 1 से, इसी तरह 5 का 2 से, 6 का 3 से। तो आर इनवर्स कितना आ जाएगा इसका आंसर, आर इनवर्स होगा यहाँ पर आपका 4 1 5 2 एंड 6 3।
ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीजें ध्यान में रखना आप, यहाँ से दो जो समझ में आएगी वो बातें वो है, एक तो कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि आर इनवर्स का डोमेन कितना है, डोमेन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रांत क्या होगा, इस समुच्चय, इस संबंध का जो पहले फर्स्ट एलिमेंट्स है वही हमारा डोमेन होता है, हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, 4, 5, 6। अब ये जो डोमेन है, ध्यान से सुनना, ये तो डोमेन है। अब आर इनवर्स का रेंज या परास वो भी निकाल लेते हैं, वो क्या होगी, सेकंड एलिमेंट्स होंगे 1, 2 एंड 3। अब ये किसके इक्वल आपको दिख रहा है, ये आपको चेक करना है। देखिए आर इनवर्स का डोमेन किसके बराबर होगा, आप देखा जाए तो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, बी में आर के रेंज के, ठीक है। जो आर की जो रेंज होगी, अब यहाँ पर आर आपके पास है, आर रिलेशन है, इसकी आप क्या निकालो, इसका रेंज निकालो, आर की रेंज निकाल लेते हैं। वो क्या होगी आर की रेंज, सेकेंड एलिमेंट्स लूंगा, कौन कौन से, 4, 5, 6, 4, 5, 6। आर की मैं बात कर रहा हूँ तो सेकंड एलिमेंट होंगे परिसर में, जिनसे जो ए के फर्स्ट एलिमेंट वो है रिलेटेड है। तो आर की रेंज और आर इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया, हमेशा हो गया, ठीक है। ऐसा हमेशा होगा कि जब भी आपको आर इनवर्स का डोमेन दे दिया जाए तो वो आर की रेंज के बराबर होगा, और आर इनवर्स की जो रेंज है वो आर के डोमेन के बराबर होगी। देखिए आप निकाल सकते हो आर इनवर्स, आर का डोमेन, आर का डोमेन यानी आर ये रहा, इसके फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं डोमेन में, कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीजें निकल कर आ गई कि आर इनवर्स का जो है डोमेन है वो बराबर किसके होता है, आर की रेंज के, और यहाँ पर जो सेकंड था आर इनवर्स का रेंज आर के डोमेन के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, आर इनवर्स का डोमेन बराबर है आर इनवर्स की रेंज के, आर इनवर्स का डोमेन बराबर है यहाँ पर आपके आर के जो ऑप्शन जैसे आर की रेंज के, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और वो आपसे वो पाएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, आर और आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। आर तो उसने खुद दे रखा है तो आर इनवर्स निकालना है, और आर को आपको पता होना चाहिए रेंज, डोमेन निकाल लेना, आर इनवर्स की रेंज डोमेन निकाल लेना, और दोनों इक्वल होंगे। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तब तो आप वहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है कि आर इनवर्स का जो डोमेन है वो बराबर होगा आर के रेंज के, और आर इनवर्स की रेंज जो बराबर होगी वो बराबर होगी आर के डोमेन के। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 है, यही इनवर्स रिलेशन से रिलेटेड है। आर एक रिलेशन है, ठीक है, आर एक रिलेशन है जहां पर कोई ए से बी में, और समुच्चय ए जो है वो है 11, 12 एंड 13, 11, 12, 13। समुच्चय बी बराबर है 8, 10 और 12। इसमें एक फंक्शन जो संबंध है वो इस तरह से परिभाषित है कि y बराबर x-3, y बराबर x-3 है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है आर इनवर्स, ठीक है, आर इनवर्स की वैल्यू पता करनी है। y और x क्या है, x तो बिलोंग करेगा a में, ठीक है, y बिलोंग करेगा b में, ये आप समझ सकते हो। x एलिमेंट किसका है, a का, और y b का है। तब रिलेशन क्या होगा इनका, रिलेशन इस तरह से होगा कि एक्स वाई, दो एलिमेंट दोनों x बिलोंग्स टू है, y बिलोंग्स टू b। इस तरह से है कि y इज इक्वल टू ये तो हमारा रिलेशन परिभाषित किया है ना, वो इससे रिलेटेड है। आर इनवर्स में क्या बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू x-3, यानी कि y के एलिमेंट को निकालने के लिए हमें x के एलिमेंट में से 3 माइनस करना होगा, तब हमें उसका रिलेशन मिलेगा किस पर, b पर। तो ये होगा हमारा यहाँ पर जैसे, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x की वैल्यू देखिए 11, 12 और 13 कुछ भी हो सकती है, 11 या 12 या 13। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये तो आ चुका है 11, 12 या 13, ठीक है, x बराबर। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अगर हम सेट में बात करें, फर्स्ट में अगर हम 11 में से माइनस करेंगे 3, तो कितना आता है यहाँ पर 8, या तो 8 होगी या क्या होगी 8, या फिर 9 या 10, ठीक है ना, या लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोमा भी लगा सकते हो आप। 13 में से माइनस किया 3, 12 में से -3 किया, 11 में से -3 क्यों किया, क्योंकि x-3 करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है y बराबर।
और x का बिलोंग किस में करता है, a के एलिमेंट्स में, यानी a के सारे एलिमेंट है। अब यहाँ से रिलेशन आ चुका है आपका, वो क्या होगा, फर्स्ट में तो किसका अवयव लिखेंगे रिलेशन में, x का, और x क्या है हमारा 11, देन y कितना आया 8, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा 13, तो ये कितना आया 10। तो देखिए यहाँ पर 8, 9 और 10, 8, 9 और 10, ठीक है ना। y के एलिमेंट्स क्या क्या पॉसिबल थे, 8, 9 या 10, क्योंकि हमें पता है x में से -3 करने, x के सारे एलिमेंट में से। बट क्या ये जो y के एलिमेंट आए हैं ये सारे b में एग्जिस्ट है, विद्यमान है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 एलिमेंट 8 और 10 यहाँ पर आपके जो है b में विद्यमान है, बाकी 12 नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जो हम रिलेशन निकालेंगे वो किसका किससे आएगा, 11 का 8 से और 13 का 10 है, क्योंकि 10 कब आया, जब 13 में से -3 किया, क्योंकि 12 में से -3 करेंगे तो 9, तो y बराबर 9, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट तो बी में बिलोंग ही नहीं करता। ऐसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि 9 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब इसका आर इनवर्स आपको निकालना है, सिंपल है, आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट को उल्टा लिख दो, ए की जगह बी, बी की जगह ए, 13 की जगह 10, 10 की जगह 13। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड टाइप पर चलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तत्समक संबंध। सेकंड है तत्समक संबंध, इसको जो है आइडेंटिटी ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि तत्समक संबंध होता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, जैसे हमारे पास दो समुच्चय है, ए इक्वल टू है एक्स वाई जेड, ठीक है। तब इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या, इसका आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक ही सेट हो, ठीक है ना, ध्यान में रखना, एक सेट आपको दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इसको डिनोट करते हैं आई ए से, इसके बेस में ए होगा, ठीक है, आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, ठीक है। आई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बताना है एक्स जो एलिमेंट है बिलोंग करता है किसमें, ए में, वाई किस में बिलोंग करता है, ए में, जेड किस में बिलोंग करता है, बी सॉरी ए में। तब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से जो रिलेशन होता है वही हमारा तत्समक संबंध कहता है, y का y से और z का z से, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है x y z, तो इन तीनों का सेम खुद से जो रिलेशन होता है वो तत्समक संबंध इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको आप जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, सेम एलिमेंट ए का ऐसे रिलेशन जहाँ ए बिलोंग करता है ए में। अब आता है सेकंड थर्ड हमारा जो रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन, वो है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर का है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जहां तक बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि किसी सेट ए से ए में परिभाषित संबंध आर के अंतर्गत यदि एक का प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित हो तो आर एक क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध होगा। यदि, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में तो हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी रिलेशन में हमने देखा कि जो ए एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद ऐसे ही होता है, ठीक है, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। जबकि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, स्वतुल्य जो संबंध होता है, वहां पर ये कंपलसरी नहीं है कि जैसे ए का रिलेशन ऐसे ही, ये तो ठीक है, परंतु इसका अर्थ, इसका मीन ये नहीं है कि एलिमेंट ए जो है उसका रिलेशन ए के अलावा ए के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से न हो। अर्थात ए का रिलेशन जो है स्वयं ऐसे होने के साथ साथ ए के समुच्चय जो ए है कैपिटल है उसके अदर एलिमेंट्स से भी हो सकता है। जबकि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें किससे होता है, स्वयं का स्वयं से, यानी ए था उसका एलिमेंट ए से था, ठीक है। इस तरह से स्वतुल्य संबंध होता है जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर ये है कि जहाँ हमने देखा आइडेंटिटी रिलेशन आई ए,
ठीक है, वो था आपका ए का रिलेशन ए से, सिर्फ ए का रिलेशन ए से होगा, वो भी किस में, समुच्चय ए में। यहाँ कोई समुच्चय दूसरा बी नहीं आएगा, ध्यान में रखना। समुच्चय ए के एलिमेंट ही एक दूसरे से रिलेशन होंगे, रिलेटेड होंगे। किस, ये तो किस में होगा, स्वयं का स्वयं से, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। बट हम अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, जिसको हम आर ए से डिनोट कर देते हैं, तो इसमें ए का ए से भी हो सकता है, जैसे हमारे पास है ए इक्वल टू ए बी सी, ए का बी से भी हो सकता है, ठीक है, ए का सी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का रिलेशन ऐसे ही हो, किसमें, स्वतुल्य संबंध में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध एक जो प्रत्येक जो तत्समक संबंध होता है, प्रत्येक तत्समक संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि देखिए, तत्समक संबंध में क्या है, स्वतुल्य में तो खुद के साथ रिलेशन होगा ही होगा, अदर एलिमेंट्स के साथ भी होगा, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वहां पर खुद के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कोई सेट ए है, अब यहाँ पर हम दो समुच्चयों की बात करेंगे, ठीक है। सेट ए है, सेट रिलेशन वो कहलाता है सममित संबंध जिसमें सेट ए का बी से संबंध इस तरह से हो कि आर के अंतर्गत यदि एलिमेंट ए का, जो ए बिलोंग करता है किसमें, समुच्चय ए में, और बी एलिमेंट बिलोंग करता है समुच्चय बी में, तो यहाँ पर ए का बी से संबंध होने पर बी का भी वही रिलेशन ए से हो, तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए बी किसमें, समुच्चय ए में है, और यहाँ पर हम सिर्फ एक सेट की बात करेंगे। जितने भी टाइप के सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही सेट की बात की जाती है। सम्मित संबंध, सम्मितता किससे बताएंगे, खुद की खुद से। तो जैसे ए का रिलेशन जो बी से था, ठीक है, तो बी का वही रिलेशन होगा ए से, जहां पर ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, ओनली ए में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी ध्यान में मत रखना, सिर्फ एक समुच्चय की याद रखना कि ए का रिलेशन जो बी से होता है, वही रिलेशन अगर उसी समुच्चय में विद्यमान बी के एलिमेंट का ए के एलिमेंट से हो, तो वही कहलाता है हमारा सममित संबंध, जो एक ही समुच्चय में होता है। इसके बाद है प्रति सममित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रति सममित संबंध, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में जो है हमारे पास, जैसे कि प्रतिसम्मित संबंध की हम बात कर रहे हैं, और अगर एक और बात ध्यान में रखो आप कि आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन है ना, आर अगर सिमेट्रिक रिलेशन है, तो वहां पर आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू रिलेशन, प्रतिलोम संबंध संबंध के बराबर होगा, क्योंकि ये ए बी इसमें बिलोंग करेगा, देन बी ए इसमें होगा, ऐसे समझो आप, ठीक है। प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, किसी सेट ए में परिभाषित संबंध आर के अंतर्गत, कोई सेट ए है जिसमें कोई रिलेशन है परिभाषित समुच्चय ए में, ए का बी से संबंध तथा बी का ए से संबंध दोनों एक साथ तभी सकते हो जब ए बराबर बी, ठीक है। यानी कि ए का बी से रिलेशन है, बिलोंग्स टू आर है, तथा साथ में बी ए बिलोंग्स टू बी आर है। यहाँ तक तो ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है यहाँ पर आपका, इससे पहले जो हमने देखा था सममित संबंध। लेकिन प्रतिसम्मित क्या होता है, वही हम इसके आगे की बात करते हैं। वो है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एलिमेंट्स दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी ए बराबर बी हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये होता है आपका प्रतिसम्मित संबंध। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक सेट है जिसमें ए बी सी डी, ठीक है, इसमें दो रिलेशन है, आर वन और आर टू। आर वन की हम बात करें तो आर वन में है ए बी, बी डी, बी सी, बी ए और डी बी,
सी बी, ये हमारे R1 में एग्जिट करते हैं और R2 में मान लेते हैं AC है, AD है, ठीक है, BB है, CA है, BB है, AB और BA। तो ये कुछ रिलेशन है यहाँ पर R1 और R2। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम R1 की बात करते हैं। यहाँ पर A का रिलेशन किससे हमें दिख रहा है? A का रिलेशन है B से, ठीक है, A का रिलेशन B से है, ठीक है। फिर B का रिलेशन A से, ये भी है, यहाँ तक तो ठीक है। B का D से है तो D का B से भी है। B का रिलेशन C से है तो यहाँ पर देखो एक और एलिमेंट C का भी B से है। तो यहाँ तक तो ये क्या हुआ, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ये क्या है, इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। सॉरी, प्रतिसम्मित तो होगा नहीं, ये एग्जांपल अलग से लिया हमने सिमेट्रिक रिलेशन का। अब ए का रिलेशन किससे है? सी से। सी का होना चाहिए ए से, तब तो ठीक है। ए का अगर डी से है तो डी का भी ए से होना चाहिए। ऐसा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ए का डी से संबंध जो है, तो यहाँ पर डी का ए से होना चाहिए था, जो नहीं है। यही आप श्योर हो जाओ कि एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब इसके अलावा आप यहाँ ये मत बोल देना कि एक एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में भी क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट जैसे ए का बी से होता है तो बी का वापस ए से होता है, साथ में दोनों एलिमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है R2 में, तो ये एक सममित संबंध नहीं होगा। उसके बाद आते हैं संक्रामक संबंध पे, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है संक्रामक संबंध, इसके देखते हैं। यहाँ पर कोई सेट ए है जिसमें एक रिलेशन परिभाषित है, डिफाइंड है ए में। वह इस तरह से है कि ए का रिलेशन जो है बी से तथा बी का रिलेशन है, ठीक है, सी से। तब क्या होगा, यानी ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है। इस कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, होने पर ए का संबंध अगर सी से है तो यह होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। संक्रामक संबंध इसको बोला जाता है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तब वह साथ में आपका बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो अब क्या पॉसिबल होगा, तब ये होगा कि ए सी का संबंध होगा किससे? ए सी बिलोंग्स टू होगा आर में। यानी ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का अगर सी से है, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स है ए बी सी, जो किसमें एग्जिस्ट करते हैं? सेट ए में। तो तब यहाँ पर जो है ए का वही रिलेशन किससे होगा? सी से। तो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ज्यादातर क्वेश्चन जो है तुल्यता संबंध से ही अगर पूछा जाए तो वहां से पूछा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध, ठीक है, या इसको समतुल्य संबंध भी बोला जाता है अगर हिंदी में हम अगर बात करें तो। समतुल्य संबंध ये लास्ट टाइप है रिलेशन का। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि एक सेट है ए जिसमें कोई रिलेशन डिफाइंड है, वो इस तरह से हो कि तीन पॉइंट सेटिस्फाई करे। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आर जो है स्वतुल्य हो, ठीक है ना। स्वतुल्य संबंध हमने देखा था क्या होता है, यदि क्या होता है स्वतुल्य संबंध, आर स्वतुल्य है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करे ये रिलेशन। यदि ए का रिलेशन ए से है और ये बिलोंग करता है आर में, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये तो होता है हमारा स्वतुल्य। सेकंड क्या हो, आर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, ए का बी से रिलेशन है, बिलोंग करता है आर में, और बी का ए से रिलेशन बिलोंग करता है आर में। सिमेट्रिक में ध्यान रखना ये बराबर नहीं होते हैं, प्रतिसम्मित में बराबर होते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ऐसा पॉसिबल हो। थर्ड क्या है, आर जो है ट्रांजिटिव हो। इससे पहले वाला जो रिलेशन देखा था वो क्या था, संक्रामक था। तो आर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए।
इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या पॉसिबल होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो एक ट्रांजिटिव है, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो श्योर रहिए कि वो जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध उसे कहा जाएगा, या समतुल्य संबंध भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से ये स्वतुल्य संबंध था, तुल्यता संबंध। अब कल जो है 1 by 1 करके DSSS, KVS और UPTGT इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं। तो कल की क्लास में जो है रिलेशन हमारा पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे जो है फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.